प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी वसंत पुस्तक के पाठ 3 हिमालय की बेटियां के बारे में बताऊंगी। बच्चों, पाठ का शीर्षक पढ़ते ही हमारे मन में सबसे पहले आता है कि हिमालय तो एक पर्वत है, तो उसकी बेटियां कैसे हो सकती हैं। इस पाठ में लेखक ने हिमालय का मानवीकरण किया है। हिमालय एक पर्वत है जिसको लेखक ने एक मानव माना है और नदियों को उसकी बेटियां माना है। इस निबंध में लेखक ने उन नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के मध्य कई रूप धारण कर लेती है। लेखक ने अभी तक इन नदियों को दूर से ही देखा था। मैदानी इलाकों में यह नदियां बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती थी। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। लेखक यह सोचते थे कि जैसी नदियां हम अपने मैदानी इलाकों में देखते हैं ऐसी ही होती है। लेकिन जब लेखक हिमालय की तरफ गए तब उन्हें पता चला कि नदियों का यह रूप भी होता है। वह इन नदियों की धारा में वैसे ही डुबकी लगाया करते थे जैसे कोई बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेला करता है। अर्थात लेखक को बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो ऐसे नदियों में डुबकी लगाते थे जैसे अपनी माँ के आंचल में हो। मैदानी भागों में नदियाँ माता स्वरूपिणी बन मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप बच्चों सभी जानते हैं कि नदियों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उनके मन में आदर का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। तो लेखक के मन में भी नदियों के प्रति बहुत ही आदर भाव था। लेकिन इस बार जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गए तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देखने को मिला। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना तथा सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। जब लेखक ने हिमालय पर नदियों को देखा तो बहुत ही संकरी रूप में थी। संकरी अर्थात बहुत ही पतली थी, वो दुबली पतली, और यहाँ पर हमारे मैदानी स्थानों में बहुत ही चौड़ी विशाल होती हैं। तो लेखक के मन में विचार आया कि जो नदियाँ पर्वतीय इलाकों पर इतनी दुबली पतली होती हैं वो मैदानी इलाकों में आकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। इनके व्यवहार की चंचलता तथा उल्लास मैदानों में क्यों नहीं दिखाई देता। हिमालय की गोद में अटखेलियाँ करती उसकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक को जितना आश्चर्य हुआ उतना कभी किसी छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर भी नहीं हुआ था। बचपन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें हम स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसी ही नदियाँ अपने पिता हिमालय की गोद में स्वतंत्र रूप से खेलती हैं। लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी यह नदियाँ क्यों अतृप्त हैं तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही हैं। वह कौन सी मंजिल है जहाँ पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी। बर्फहीन पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ और गहरी गुफाएं जहाँ इनकी बाल क्रीड़ा होती है, इनको छोड़कर ये आगे बढ़ जाती हैं। लेखक कहते हैं कि हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर बर्फ़ भी जमी रहती है, हरी भरी घाटियाँ भी होती हैं, लेकिन ये नदियाँ उन सबको छोड़कर मैदानी इलाकों में क्यों आती हैं, ये किसके पीछे भागी जा रही हैं। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुँचती हैं तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए ज़रूर परेशान रहता होगा। देखो बच्चों, आप जानते हो कि जब बच्चे माँ बाप से दूर जाते हैं तो उन्हें याद तो आती है बच्चों की। तो ऐसा क्या कारण है जो नदियाँ, हिमालय की जो बेटियाँ हैं वो उनको छोड़कर क्यों जाती हैं। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए ज़रूर परेशान रहता होगा, लेकिन यदि हम उसकी बड़ी बड़ी चोटियों से यह पूछें तो सिवाय मौन के और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। लेखक ने इन सभी नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है।
वास्तव में यह नदियाँ हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं। हिमालय के ऊपर बर्फ होती है और उनको पिघल कर ही नदियों का रूप बनता है, जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होता है। यानी ये नदियाँ किससे मिलने जा रही हैं? समुद्र से। वह समुद्र सचमुच बड़ा सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला। यानी हिमालय पर्वत से निकलने वाली सारी नदियाँ कहाँ पर जाकर मिलती हैं? सागर में मिलती हैं, उस समुद्र में मिलती हैं। तो लेखक इस समुद्र को बहुत ही भाग्यशाली बताते हैं कि पर्वतराज हिमालय की जो बेटियां हैं वो किस में जाके मिल जाती हैं? समुद्र में। और समुद्र बहुत ही भाग्यवान है जो इन्हें अपने अंदर समाहित कर लेता है। मैदान में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई यह अनुमान लगा सके कि वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कहता है यह कैसे खेला करती हैं। लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में खेलने वाली ये बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है। लेखक कहते हैं कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके लिए नदियों का यह रूप देखना सरल हो सकता है, सामान्य हो सकता है, लेकिन जो लोग मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाकों में जाते हैं उनके लिए यह बहुत ही कठिन है। लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि वह हिमालय को ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में ज़रा भी संकोच नहीं करता। लेखक कहते हैं कि जो हिमालय की बेटियां हैं, जो नदियां हैं, वो अपनी नदियों को, हिमालय अपनी नदियों को किसको सौंप देता है? समुद्र को सौंप देता है। तो हिमालय को वो उनका समुद्र का ससुर बताता है और समुद्र को दामाद कहते हैं वे। कालिदास ने अपने मेघदूत में वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। अब लेखक बता रहे हैं कि अलग अलग लेखकों ने नदियों को अलग अलग रूप दिया है। जैसे कालिदास ने प्रेयसी का दिया है। लेखक कहता है कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देखकर कोई भी इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, परंतु लेखक माता मानने से पहले इन नदियों को बेटियां तथा उसके बाद प्रेयसी का रूप भी देते हैं। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा वह इन नदियों के साथ जोड़ रहा है। वह इन्हें बहन भी बना लेता है, क्योंकि थोलिंग में परेशानी के क्षणों में जब वह सतलज के किनारे जाकर बैठा तो शीघ्र ही उसका मन तरोताजा हो गया। लेखक अपने मन की बात बताते हैं कि जब वो तिब्बत गए और वहाँ पर वो थोड़ा परेशान थे, तो सतलज के किनारे जब उसके जल में वो पैर डालकर बैठते हैं तो उनका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। उनकी सारी परेशानियाँ जैसे दूर हो जाती है। जैसे एक बहन भाई होते हैं और बहन को अपने भाई की परेशानी का पता चलता है तो वो उसकी समस्या का समाधान निकालती है। इसी प्रकार लेखक की समस्या का समाधान उसकी बहन सतलज नदी करती है। वहीं बैठा बैठा लेखक अपनी सतलज बहन पर एक कविता भी लिख देता है। तो बच्चों, ये थी आपके हिमालय की बेटियां पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको यह समझ में आएगा।